हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये ध्येय कोचिंग का है, टेस्ट सीरीज। और इसके बाद हम लोग पीसीएस मंत्रा और भी जो भी महत्वपूर्ण कोचिंग्स हैं उनके टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद क्या है कि क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखो पढ़ना तो ठीक है कि बिना पढ़े तो आपका होना नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, आपका जो माइंड होता है, एक होता है कि रीड करना है और दूसरा क्या है, उसको रिकॉल करना है। तो रीडिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, रिकॉलिंग करना। और रिकॉलिंग आप कैसे कर सकते हो, जब तक आप उसको क्वेश्चंस को अभ्यास नहीं करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कोचिंग्स की जो टेस्ट सीरीज़ होगी, चाहे वो 2023 की हो, 24 की हो, 25 की हो, हमें क्या करना, हमारा जो मकसद है वो क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का अभ्यास करना। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें जो पुरानी कोचिंग्स मतलब जो पुराने टेस्ट सीरीज होंगे उनके करंट अफेयर्स को स्किप करके बाकी जो हमारे जीएस के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे। तो बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और इससे क्या होगा ना कि आप की जो कुछ चीज़ें देखो, देखने से याद हो जाती है, और दूसरी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आपको सुनने से याद हो जाती हैं। तो जब देखोगे और सुनोगे, दोनों करोगे, तो वो आपका काफ़ी टाइम तक रिकॉलिंग करने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपको ये सीरीज़ पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आई थी? 1784। तो 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, इस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब आपको यह बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या एक सही है, क्या दो सही है, क्या दोनों सही है। तो क्या सही है इसमें? ये तो सही था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आई थी? 1784 में। ये आपको याद रख लेना है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और इसमें क्या होता है, जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के कार्य एवं प्रशासन पर क्या हो जाता है, ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में, इस 1784 के एक्ट में क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, जो कंपनी शासित क्षेत्र है, कंपनी शासित जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत जो कंपनी शासित क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है कि इस एक्ट के ही तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गाइस, जो एक्ट 1773 है, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसी के तहत क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। 1773 एक्ट के तहत क्या होता है, का जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। और इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन सा है? चारों ऑप्शन आपके पास है। तो कौन सा है? भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो 1856 से 1856 और 1857 में क्या होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध हुआ था। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है। तो वो किसके टाइम में हुआ था? तो कैनिंग। तो उस टाइम जो था भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग ही था। तो ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हुआ था कि 1858 में, एक मिनट, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम हुआ उसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और भारत का जो शासन था डायरेक्टली
क्या हुआ, महारानी के अधीन आ गया। और उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय ये था। और ये जो था, इसका जो टाइम पीरियड था कैनिंग का, वो 1856 से लेकर के 1862, ठीक है, ये था। मतलब ये कैनिंग जो था गवर्नर जनरल कब अंतिम गवर्नर जनरल जो बना 1856 से 58 तक। और वहीं भारत का प्रथम वायसराय जो बना, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो भारत का प्रथम वायसराय बना 1858 से 62 तक बना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा सुमेलित है? लियाकत अली किससे संबंधित थे? लियाकत अली किससे संबंधित थे? वित्त से संबंधित थे, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल जगजीवन राम श्रम से संबंधित है। बलदेव रक्षा से संबंधित है। लियाकत, इसमें कह रहा है 2 सितंबर गठित अंतरिम सरकार के संबंध में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो जो इसमें सही सुमेलित है वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। यहाँ का जो है, यहाँ पे होना चाहिए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि लियाकत अली वित्त से सही है, जगजीवन राम श्रम से संबंधित है, बलदेव रक्षा से संबंधित है। लेकिन जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं ये रेल से नहीं, बल्कि ये जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये विधि से संबंधित थे। तो रेल से कौन संबंधित था? अरोड़ा आसफ अली रेल से संबंधित है। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग में इस प्रकार ये शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से कौन सा संबंधित है? यहाँ जो अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें जो है कि अगर बात करें 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या है? 14 भाषाओं का वर्णन था। और 14 भाषाओं का जो वर्णन था उसमें 21वां भी अमेंडमेंट हुआ, 71 भी हुआ और 92 भी हुआ, ठीक। अब इस पर ये ध्यान देते हैं कि 21 अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, उसमें क्या जोड़ा गया? उसमें केवल एक भाषा जोड़ा गया, उस टाइम सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। वहीं जब दूसरा अमेंडमेंट होता है 71 1992 का होता है, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? उसमें नमक जोड़ा जाता है। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों जोड़े जाते हैं। वहीं 92 अमेंडमेंट जो होता है 2003 में, उसमें क्या जोड़ा जाता है? बोडो मास का मतलब हुआ बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहले में एक जोड़ा गया सिंधी 21वां 1976 में, दूसरा 71 92 में नमक जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92 2003 में बोडो मास जोड़ा गया, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पहले तो 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद टोटल जब ये जोड़ी गई 1 3 3 1 4 और 4 4 8 8 जोड़ी गई, तो फिर टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। 8वीं अनुसूची में टोटल अब कितने हैं? 22 भाषाएं। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है? तो कौन सा ऐसा है कि आयरलैंड से तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भी है, ठीक है। और क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। तो जो है कि ये जो है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बाकी के जो बचे तीनों है कि जैसे राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है, तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया ही गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? तो सतलज नदी के किनारे कौन सी? देखो, लोथल तो भभुआ के किनारे थी, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे थी,
और हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। तो बचा कौन सा? रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? तो किस पर नहीं था? चिनाब पर भी था, झेलम में भी था, सिंधु में भी था, तो किस में नहीं था? गंगा, गंगा नदी के तट पर नहीं था। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये भी आर्टिकल 324, 324 किससे संबंधित है? एक निर्वाचन, 324 के अनुसार कौन सा एक निर्वाचन आयोग है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। तो कौन सा? संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, पंचायत एवं नगर निगम का निर्वाचन। कौन सा नहीं कराया जाता है? तो आर्टिकल 324 के तहत जो पंचायत है, नगर निगम का चुनाव है, ये 324 के तहत नहीं होता है। ठीक है, 324 के तहत संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की जो जिम्मेदारी होती है ये आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की होती है। और जबकि पंचायत व नगर निगम निर्वाचन की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। आगे चलते हैं। ये आपको कूट मिलाना है कि कौन सा सही है। 1 मिनट देखिए, ये 371 का झा ये बताना है कि किससे संबंधित है। तो 371 का झा जो है, 371 का झा ये आपका किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और जा जो है अरुणाचल से संबंधित है। और छा जो है, छा आपका मिजोरम से संबंधित है। और घा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरीके से क्रमशः ये मिले हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये जो है क्रमशः मिले हुए हैं। तो झा गोवा, जा अरुणाचल, छा मिजोरम और घा आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, सत्य है कौन सा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सही है कि नहीं सही है? सही है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है ये 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। तो ये कौन सा सही है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में चारों तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सत्य पर विचार करना है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। करेक्ट है। अनुच्छेद 61 के 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे केवल एक सही है, केवल एक सही है। क्योंकि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये महाभियोग इनकी कैसी प्रक्रिया है। तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। ठीक है, 61 के तहत जो है, ये जो दिया है यहाँ पे 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है उसका मात्र एक ही है कि क्या है? संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का अतिक्रमण किया है तभी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से दूसरा गलत है, केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य नहीं है? ये मूल संविधान का हिस्सा है, मूल संविधान का हिस्सा है। ये संविधान के भाग 4 का में है, सही है। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, 86 संविधान संशोधन 2000 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और ये भी सही है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। केवल यही नहीं है क्योंकि इसमें 4 का संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इस तरीके से ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। 4 का के द्वारा 51 में ये किया गया है, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। इस तरीके से ये क्या है? ये ए ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से संबंधित है। तो कौन सा है, ये उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसके द्वारा जो जारी उत्प्रेषण रेट का उद्देश्य क्या है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो मुकदमे लंबित हैं उसको तेजी से निपटाने के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 जो है ये मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पांच प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। किसके द्वारा, 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, सामान्य बहुमत। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये 2/3 बहुमत के द्वारा आर्टिकल 312 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। वो भी किसको दिया गया है, केवल राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट, 15th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व किस अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का उपबंध इसमें नीति निर्देशक में नहीं है, ये इसमें नहीं है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में है, ये संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें इसका उपबंध किया गया है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें जो बात किया गया 6 वर्ष से कम उम्र की बात की गई है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार किस में किया गया है, मौलिक अधिकार में किया गया है, मौलिक अधिकार में। ठीक है, और ये जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ये आर्टिकल 41 में है। लोक सहायता वाला जो है लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य है ये आर्टिकल 47 में है, और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन जो है 48 के काम में है। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से बताना है कौन सा एक कथन ए और 2 दिया गया है, कौन सा सुमेलित है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। एक मिनट, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। कूट बताना है कि कौन सा सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको पढ़ करके बताना है। चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको कि क्या कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति, तो ये बताओ कि दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है इसीलिए ये सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, क्या कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट तो दोनों फॉलो कर रहे हैं कि आर्टिकल जो है, अगर बात करें 76 के अनुसार आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, तो आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता रखता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या होता है, महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और राष्ट्रपति ही इसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। किंतु ना तो वह, एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एक मिनट, ये जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई कि ये जो है महान्यायवादी जो है सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता है, क्यों, यह मतलब ये आपका डी ऑप्शन होगा, ये गलत है। इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति तो निर्धारित करता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करता है, ठीक है, लेकिन ये सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती होगी, इसको सुधार लीजिएगा कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता है। बाकी इसकी नियुक्ति जो है 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा, आर्टिकल 76 कहता है। 76 के 1 में कहता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कौन राष्ट्रपति उसको करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को करेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता है सरकार का। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वो टोटल कितनी दी गई, 29। ठीक है, क्या हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें भाग 9 में पंचायत किस में है, भाग 9 में है। और इसमें जो है 73rd अमेंडमेंट किया गया। 73rd अमेंडमेंट द्वारा भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल कब से 243 से 243 ओ तक 243 ओ तक इसमें 11वीं अनुसूची के तहत, देखो अगर पूछे अनुसूची कौन सा है पंचायत की, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। अनुसूची 11 है, भाग पूछे पंचायत की तो भाग 9 है, और विषय टोटल इसमें कितने, 29 है। अमेंडमेंट कौन सा है, 73rd 1992 है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आपका है आर्टिकल 153 कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किसमें किया गया, 7वां संशोधन किया गया 1956 में। 7वां संशोधन 1956 द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 153 कहता है। और दूसरा, ये किस संशोधन में ये किया गया, ये उल्लेख किया गया, तो 7वां 1956 में ये संशोधन किया गया कि हाँ भाई, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, देखते हैं। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक कौन था, गुप्तचर विभाग, पत्राचार, नौसेना, अश्वशाला। तो किसका था, बरीद ए मुमालिक जो था, ये कौन सा विभाग था, गुप्तचर विभाग का था। कौन सा था, गुप्तचर विभाग का था। वहीं पत्राचार का देखें तो दीवाने इंशा था, पत्राचार का क्या था, दीवाने इंशा था। नौसेना, ठीक है, ये हो गया दीवाने इंशा का था। और अश्वशाला की बात करें तो अश्वशाला अमीर आखुर, अश्वशाला नहीं पूछता लेकिन ध्यान लिख लीजिएगा, अमीर आखुर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पत्राचार और गुप्तचार। नेक्स्ट है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है पूछा, शाहनामा, फिरदौसी है, रहला, उतबी है। अच्छा ये बताओ, रहला का उतबी है कि इतना फेमस है, उतबी हो ही नहीं सकते, कौन हो सकता है, इब्न बतूता का क्या है, रहला है। तहकीक हिंद अलबरूनी है। और श्री कृष्ण विजय का मालाधर बसु, ये नया आया है तो बाकी सब तो कहीं ना कहीं सुने, लेकिन श्री कृष्ण विजय का क्या है, मालाधर बसु। कैसे इसको याद करोगे, श्री कृष्ण के लिए माला जपते हैं ना, माला जपते हैं हरिओम हरिओम हरिओम, तो ऐसे याद कर सकते हो। श्री कृष्ण विजय का क्या हो गया, मालाधर बसु। और शाहनामा तो याद ही है, तहकीक हिंद याद ही होगा, और रहला क्या है, इब्न बतूता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया, कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया, तो इसमें से जो है वो किसका नहीं कराया गया, ताजमहल शाहजहां ने करवाया, लाल किला शाहजहां ने करवाया, जामा मस्जिद दिल्ली का इन्होंने करवाया, और लाल किला इन्होंने करवाया। आगरा किला जो है, आगरा फोर्ट जो है, आगरा का किला, ये किसने करवाया, अकबर ने करवाया। आगरा किला अकबर ने करवाया, बाकी ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली का शाहजहां के द्वारा करवाया गया। अगर आगरा फोर्ट की बात करें तो ये 1574 में अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, वहीं ताजमहल को शाहजहां ने 1648 में करवाया, 1648 में। वहीं जामा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां ने कब करवाया, 1656 में करवाया। और वहीं लाल किला की बात करें, लाल किला ये 1648 में करवाया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना, अब स्थापना कैसे याद करोगे, यानी जब आप पढ़े होगे, सन के साथ पढ़े होगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। स्वराज पार्टी, पहले देखो जरूरी नहीं कि आपको चारों आता हो, एक आध जो आएगा उससे भी आपका लग जाएगा।
ठीक है। अगर हम स्वराज पार्टी, जो कि सबसे इजी है, सबको पता होगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। और वहीं बात करें नौजवान सभा की स्थापना, ये 1926 में हुई थी, 1926 में हुई थी। ठीक है। वहीं द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें, ये हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था 1905 में। वहीं बात करें सोशल सर्विस लीग की बात करें तो ये 1911 में हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो तीसरा जहाँ पर है, यानी तीन जगह ये है, तो एक ये हो गया 1905, फिर 1911 वाला ले लीजिए, यानी तीन के बाद एक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे है। सोशल सर्विस लीग हो गया 1911, स्वराज पार्टी हो गया 1923, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया 1905, नौजवान सभा हो गया 1926। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था मदन मोहन मालवीय। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। और अंग्रेज सरकार ने जो जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी, वो किसके, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। और ये जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन कारण की कौन सा सुमेल कर, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण क्या था, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, और ये प्रेस एक्ट लागू करवाया, इसीलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या ये आपको स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो यस बिल्कुल कर रहा है कि ये दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये पत्र है और संपादक है, मैच करना है। तो इसमें देख लेते हैं, जो पहले आपको तैयार हो, मतलब याद हो, जरूरी नहीं कि सब आपको याद हो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, जो पहले याद हो उससे देखते हैं। एक से, जैसे अ नेशन इन मेकिंग, तो मेकिंग सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 देख लो कहीं पर है, अब दो जगह, या तो ये होगा या तो ए ये होगा, यानी ए इसको कट कर दीजिए और सी कट कर दीजिए। अब देखिए क्या मैंने बताया कि जिसमें 4 हो, यानी बी या डी में से एक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ए या डी। अब क्या कह रहा है, हिस्ट्री हमदर्द थोड़ा सा लग रहा होगा, किसका हो सकता है हमदर्द जो है मोहम्मद अली का हो सकता है, यानी डी का 3 हो सकता है। अब देखो भैया, डी का 3 दोनों में है, यानी फिर आप फंस गए। अब बच्चा ए बी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये किसका है, ये लाला हरदयाल का है। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, झलक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। यानी 1 2 4 3 बी ऑप्शन हो गया, 1 2 4 3। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय के रूप से जाना जाता है। पवनार आंदोलन जो है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में, कहाँ पर, पवनार में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा पवनार में 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और इसके पहले सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही कभी कभी पूछ लेता है तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और तीसरे कौन से थे, ब्रह्मदत्त थे। तो क्रमशः आपको विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इसमें बताना सत्य, पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो इसमें से कौन सा आपका कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, अगर बात करें 1817 से 19 में हुआ था, तो इसके बाद पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ये भी आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट बताना है कि कौन सा यात्री किस शासक के काल में आया,
ये आपका सुमेलित है या नहीं। जैसे निकोलो के कोंटी देवराय प्रथम के काल में आया, ठीक है। नूनिज अच्युत राय के टाइम में आया। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के टाइम में आया। तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है कि निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, नूनिज अच्युत राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव प्रथम के टाइम में आया, सॉरी कृष्णदेव राय के टाइम में आया। नेक्स्ट, कौन एक युग में सही सुमेलित है। लोयस पठार चीन में, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि लोयस का पठार जो है, लोयस का पठार चीन में, पोतवर का पठार पाकिस्तान में, शान पठार म्यांमार में। तो सभी सही है कि लोयस चीन में, पोतवार का पठार पाकिस्तान, शान पठार म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हिस्ट्री। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था, शंकर नारायण ने इस्तीफा। अमृतसर में जो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उसमें इन्होंने विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और महात्मा गांधी ने इस घटना से केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और एक थे जमुना लाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम ऑयल कहा जाता है। तो किसको पाम ऑयल कहा जाता है, नाइजीरिया को कहा जाता है, ठीक है। नाइजीरिया को पाम ऑयल का देश कहा जाता है। तो नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया को जो साउथ इलाका है, दक्षिण इलाका है, उसी में क्या है, गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है, साउथ में गिनी की खाड़ी है। और यह अटलांटिक महासागर का क्या है, एक कोना है। और यहाँ यह इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 32 क्वेश्चन। अफ्रीका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अफ्रीका से ही है। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे भैया ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि क्या कर दिया इसने, अपोजिट लिख दिया। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरीके से ये दोनों कथन जो है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अर्जेंटीना में जो चाको का मैदान है वो कपास के उत्पादन के लिए स्थित है। पहले तो याद रखना है कि चाको का मैदान कहाँ स्थित है, चाको मैदान ये स्थित है अर्जेंटीना में। कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में। और ये किसके लिए फेमस है, कपास के मैदान के लिए फेमस है, कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये जो है यहाँ पे अर्जेंटीना, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्जेंटीना में देखें तो पंपास घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान है जो कैसा है, शीतोष्ण घास भूमि है। कैसा है, शीतोष्ण है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ है। दक्षिणी आल्प्स, देखो आल्प्स पर्वत पूछे तो उसका अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछे तो वो कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट कुक है, माउंट कुक है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर कथन कारण दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं होना है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती हैं। कारण उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। तो यहाँ पे जो है कथन कारण की व्याख्या करता है, ए ऑप्शन सही है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। क्षोभ मंडल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य है कि जो क्षोभ संवहन धाराएं इसी में पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम इसी में प्रभावित होती है, यह सबसे निचली परत होती है। और यह धरातल से देखें तो औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे असत्य बताना है। विषुवत रेखा
पर कोरियालिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव अधिक होता है। ठीक, ध्रुवों पर कोरियालिस बल का प्रभाव शून्य होता है। तो यहाँ पे असत्य बताना है, तो यहाँ पे कोई भी कथन मतलब असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य है। कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पवन जो होती है, हवा जो होती है, पवन जो होती है, वो अपनी मूल दिशा से, यानी उसको अगर इधर जाना तो वो क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाएगी, अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाएगी। तो उसी को क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जो पवन होता है उसका मूल दिशा, मतलब जिस दिशा में जाने वाली रहती है उस दिशा से विक्षेपित हो जाना ही क्या कहलाता है? कोरियालिस बल कहलाता है। और ध्रुवों पर कोरियालिस बल का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसका प्रभाव अधिकतम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण फिर दिया है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। करेक्ट, एकदम सही। कारण, यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। तो बताइए क्या सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करता है। चिनूक जो है ये क्या करती है? ये रॉकी पर्वत, जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत, ठीक है, ये रॉकी पर्वत है और रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली कैसी है? गर्म और शुष्क पवन है। गर्म और शुष्क, गर्म है इसीलिए तो क्या करती है? वहाँ की बर्फ को क्या करती है? पिघला देती है। पिघला देगी तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे घास जो हैं वो क्या है? बनेंगे, जो चारागाह के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है? कौन सा सिंधु और सतलज नदियों के मध्य? कौन सा? तो वो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य है और इसकी लंबाई जो है 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। कहाँ पर स्थित है अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें अनाईमुड़ी की, 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई अनाईमुड़ी की 2695 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दुद्दा बेटा है 2637 किलोमीटर। नेक्स्ट, यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? कौन से देश मिलकर के आइबेरिया कहलाते हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरिया कहलाते हैं। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में देखें तो कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेविया है, आइबेरिया है, बाल्कन है, पेनाइन है। तो आइबेरिया, स्पेन और पुर्तगाल मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉलिटी क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है ये आपका है 29 में। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख 29 में है और 30 आर्टिकल में क्या है? इनके शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। फिर कथन कारण आ गया, चलिए देखते हैं। पॉलिटी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? 148 में है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। और कैग, इसको शॉर्ट में कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो आर्टिकल 148 तो यही कहता है कि भारत का एक नियंत्रक परीक्षक होगा और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा लेकिन राष्ट्रपति जो है इसको नहीं हटाएगा। ठीक है, इसको कैसे हटाया जाता है? तो इसके लिए जो है ये सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या करता है? हटाया जा सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह कैग को हटाया जाता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन गलत है और ये कारण आपका सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं 44 क्वेश्चन नंबर
44 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। एकदम सही है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये भी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, कि आर्टिकल जो है आर्टिकल कह रही हूँ सॉरी, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन भत्ते पेंशन है वो कहाँ दिए जाते हैं, जो संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल किसमें किया गया है, ये किया गया है 263 में। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। इसका कार्य क्या होगा कि जो केंद्र और राज्य के मध्य क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। और इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। अनुच्छेद 315 के क्लॉज 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो किसके, पहले तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 315 का क्लॉज 2 है, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रमुख संप्रदाय एवं उसके क्या कहते हैं संस्थापक। आजीवक मक्खली गोसाल सही है। बरकरी नामदेव, धरकरी रामदास और रामावत रामानुज। तो ये रामावत जो है, रामावत ये रामानंद का है, रामावत के रामानंद हैं। और ये रामानुज जो है श्री वैष्णव के हैं, श्री वैष्णव रामानुज और रामानंद रामावत, धरकरी रामदास, बरकरी नामदेव। कौन सा एक, अब साइंस का क्वेश्चन, कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है, दमा, एथलीट फुट, खसरा, गंजापन। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो खसरा जो है ये वायरस है, ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है कौन सा, खसरा। वायरस जो है खसरा जो है वो खसरा वायरस जनित रोग है। इसका वाहक जो है पैरामिक्सो, इसका वायरस क्या है, पैरामिक्सो वायरस है, जो कि त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक, बाकी जो है फफूंद जनित है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, पहले तो ये ध्यान रखना, इसका गठन 1981 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो जीर्ण उद्योग हैं उनका क्या करना, पुनरुत्थान करना है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का आरंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना माना जाता है 1966-67 में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, वो है आपका टायरोसिन जो है, टायरोसिन अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वह स्वयं को दुखी और स्वस्थ महसूस करता है। कौन सा, टायरोसिन, टायर्ड फील करता है, तो इसीलिए टायरोसिन होना चाहिए। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B2 फ्लिको। तो ये विटामिन B2 जो है ये फ्लिकोक्विनिन नहीं है, बल्कि राइबोफ्लोविन होना चाहिए, राइबोफ्लेविन होना चाहिए। जबकि ये फ्लिकोइन जो है, क्या लिखा है, फ्लोक्विनोन जो है ये विटामिन के होना चाहिए, विटामिन के होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है, तो कौन सी नदी का जो है उद्गम मैकाल पठार नहीं है, तो गोदावरी नदी का नहीं है, गोदावरी नदी का। मैकाल पठार जो है, मैकाल पठार की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसी के पश्चिम में नर्मदा, उत्तरी भाग में सोन और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। और जो ये गोदावरी की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र
के नासिक जिले से है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। नेक्स्ट चलते हैं, कथन कारण यहाँ भी दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यही गलत हो जाता है। अवतल दर्पण का, अवतल, अव का मतलब क्या होता है, अव मतलब नज़दीक लाओ, नज़दीक। और देखा होगा कि कान की जांच करनी हो, नाक की, गले की, तो नज़दीक ले जा करके करते हैं। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे जो है ये आपका ये वाला सही है, यानी ए गलत है और डी ऑप्शन सही है, मतलब आर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओपेरा हाउस सिडनी, काबा, मक्का, यहाँ बताना कौन सा एक सही नहीं है। तो ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, काबा मक्काबा, ऐसे करो, काबा मक्का है। ग्रांड कैनान अरिजोना, मर्डेका पैलेस मिस्र, मर्डेका पैलेस जो है मिस्र में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जकार्ता में है, मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया के जकार्ता में है। बाकी ओपेरा सिडनी, काबा मक्का, ग्रांड कैनन अरिजोना। नेक्स्ट कथन कारण फिर दिया हुआ है, ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या है, तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में ये भरी जाती है, इसलिए यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और मैच भी कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ऑर्गन गैस जो है इसको सुस्त गैस भी कैसे कहते हैं, सुस्त गैस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो यहाँ पे जो है दोनों कथन जो है सत्य हैं, सही हैं। नेक्स्ट बताना है कौन सा कथन सही है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे एकदम सही है, सभी के सभी की। जीव स्थलीय में देखें तो सीधा होता है, घास के मैदान में भी सीधा होता है, लेकिन जलीय में तालाब वालाब में देखा जाए तो पिरामिड उल्टा होता है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, कौन सा राज्य इसका अपवाद है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें से कौन सा अपवाद है। तो इसमें जो है आपका गोवा, मिजोरम और सिक्किम इसके अपवाद हैं, इसके अपवाद हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें अनुच्छेद 170 के तहत राज्य आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और इस विधानसभा में अधिकतम 500 न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो वही बात करें तो गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 हैं। ठीक है, तो ये इसके अपवाद हैं। भारत में कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं, तो कौन से व्यय हैं जो संचित निधि पर भारित हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हो गया कैग की पेंशन, दूसरा है प्रेसिडेंट का वेतन और तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो ये जो है आपके तीनों भारत की संचित निधि पर भारित हैं। ठीक है, अगर देखें भारत की संचित निधि का जो प्रावधान है आर्टिकल 266 में किया गया है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सल्तनत काल के प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोजशाह तुगलक से संबंधित नहीं है। कौन सा फिरोजशाह तुगलक से संबंधित नहीं है, तो ये जो है दीवाने कोही, ये दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो है दीवाने बंद खान, दारुल शफा, दीवाने इस्तिहा के सब एफएसटी से फिरोजशाह तुगलक से संबंधित हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मत और उनके संस्थापक। विशिष्ट, देखिए विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें तो सही सुमेलित है, तो विशिष्ट राम, द्वैत माधवा, शुद्ध द्वैत बल्लभा, तो यहाँ पे सभी सही सुमेलित है। कौन सा सत्य है, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहते हैं। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो ये जो है मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, ये तो करेक्ट है, लेकिन यह मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित है, ये गलत है। गुजरात के द्वारका में नहीं बल्कि ये तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक नदी है वेनगंगा, वेनगंगा नदी के तट पर ये स्थित है।
मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में है? महादेव, महाकाल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर पठार। तो इसमें से कौन सा सबसे, तो छोटा नागपुर पठार जो है सबसे पूर्व में है। अगर हम क्रमशः देखें तो पहले आएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा, फिर आएगा महादेव, महादेव, फिर आएगा महाकाल, फिर आएगा छोटा, यानी सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, सतपुड़ा, महादेव और क्या है, महाकाल है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तलचीर, कड़पुरा, सिंगरेनी, सिंगरौली। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तलचीरा की बात करें, तलचीरा, तो ये तलचीरा ओडिशा महानदी घाटी, कड़पुरा दामोदर घाटी, सिंगरेनी गोदावरी, सिंगरौली नर्मदा। तो सिंगरौली नर्मदा नहीं बल्कि सिंगरौली सोन नदी की घाटी में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट बताना है, काल क्रमानुसार बताना है कि कब कौन सा हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें संथाल विद्रोह की तो 1855-56 में हुआ, 1855-56 में संथाल हुआ। पाबना जो होता है, पाबना ये होता है 1873 में, 1873 में होता है, 1873 से 85 तक चलता है। ठीक है, वहीं ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 में होता है और एका आंदोलन 1921 में होता है, 21-22 में होता है। ठीक है, 21-22 में। तो अगर क्रमशः देखा जाए तो पहले आएगा 1855, यानी कि पहला दो से स्टार्ट होगा, 2 और 1, 2-1, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। ठीक है, मान लेते हैं है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट गाइस तीनों है। अभी तक भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लाइक और भी मतलब अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे कथन कारण दिए गए हैं, देखना है कौन सा कथन कारण सही है कौन सा नहीं। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज के कारण ही फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। और यह क्या है? फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले क्या कहते हैं, हरे पौधे से है। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की इनमें क्षमता होती है। नेक्स्ट, वेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो किसके कारण होता है? राइबोफ्लोविन की कमी से ये होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है? ये संस्थान पूछ रहा है कि संस्थान की अवस्थिति कहाँ पर है। तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। यहाँ पे कौन सा तो यहाँ पे तीनों की स्थिति सही है कि मानसिक विकलांग सिकंदराबाद, दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, अस्थि रोग कोलकाता में है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका स्थापना क्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा कहाँ पर मतलब कब कौन सा स्थापित हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात करें कोलकाता में 1817 में हुई थी। मेयो कॉलेज की बात करें, मेयो कॉलेज अजमेर में 1875 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था। और दिल्ली कॉलेज की बात करें तो 1824 में हुआ था, 1824 में, यानी पहले हुआ था हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 में, यानी तीसरा ऑप्शन पहले होगा। उसके बाद जो है क्या होगा? दिल्ली कॉलेज होगा। ठीक है, जो कि 1824 में, फिर मेयो 1875 में, यानी कि 3-1-2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सत्य कथन बताना है। अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी, अमलैंड
शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। दोनों यहाँ पे है कि ये नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है और अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे कथन सत्य हैं। फिर आ गया आपका कथन कारण। क्या कह रहा है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। करेक्ट है। कारण क्या है? सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि ये अर्धचालक होता है क्योंकि सिलिकॉन की जो वैद्युत चालकता होती है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो कथन कारण दोनों व्याख्या कर रहे हैं। इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो कौन है? फिरोज शाह मेहता, देशमुख, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। तो कौन इसमें नहीं जाने जाते हैं? तो वो आपके हैं जीडी देशमुख। बाकी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने मिल करके क्या किया था? 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसीलिए इनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चारागाह उनकी अवस्थिति की बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। बन्नी चारागाह गुजरात में है, बुग्याल उत्तराखंड में है, खज्जियार सिक्किम में है, पहलगांव जम्मू कश्मीर। तो ये खज्जियार जो है ये गलत है, ये सिक्किम में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कथन कारक फिर दिया है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। क्या ये सही है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? ठीक है, चलो सही है, रखा जाता है। कारण क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वायु में बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, इसीलिए इसको रखा जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी? आयोग स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1956 में किया गया था। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। चलते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पे। कौन सा एक सही सुमेलित है? तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तारीख़ यामनी अल उतबी, तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पे गाइस सभी के सभी सुमेलित हैं यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से पढ़ लीजिए। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन, तारीख़ यामनी अल उतबी, तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, ये आपके सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कथन कारण दिया गया है, देखते हैं क्या कह रहा है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। करेक्ट। आर्टिकल 1091 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या मतलब व्याख्या करा, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? तो ये तो कथन तो एकदम सही है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं आर्टिकल 109 का क्लॉज 1 यह भी कह देता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये केवल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? सत्य कथन बताना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है या प्रशांत महासागर में स्थित है? तो क्या करेक्ट है? बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट राइट है। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि कहा गया है? किसको राजकवि कहा गया? शाहजहां के टाइम की बात की जा रही है। तो किसको? कलीम को। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा कलीम को, जो ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि हैं, इनको राजकवि नियुक्त किया गया था और शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 87 क्वेश्चन नंबर। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो किसके आधार पर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है।
देखो क्या होता है, जब दो पारदर्शक वस्तु होती पारदर्शी वस्तु होती है, लेकिन अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम के संपर्क तल पर जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा उसकी संभावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रकाश क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है? चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, एकदम सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, और वहीं बात करें कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, तो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा थोड़े होता है, वो किसके द्वारा? वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, ना कि ऊर्ध्वपातन की तरह। तो इस तरीके से 1 2 सही है और तीसरा सत्य नहीं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सा किया गया है? वो है 1564 कार्यशील जनसंख्या के रूप में। नेक्स्ट क्या है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के जल सूचक है, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है कि वायु प्रदूषक के जल सूचक है और नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है, कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो ये मात्र 14 दिन तक रोका जा सकता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा कोई कार्यवाही नहीं करती है तो विधेयक पारित मान लिया जाएगा, या नहीं मान लिया जाएगा, ना कि उनका वेट किया जाएगा कि भैया वो कब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का है, कथन पर विचार करना, सत्य बताना है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है कि एक मतलब ऊर्जा का प्रवाह जो होगा एक दिशा में होगा और दूसरा क्या होगा, अजैविक से जैविक प्रणाली की दिशा में होगा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनका जन्म बदायूं में हुआ था, महबूब इलाही के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है कि इनका ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, और दूसरा क्या है कि इनका जन्म बदायूं में हुआ था, और तीसरा महबूब इलाही भी इनको कहा जाता है। कौन सी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो कौन सा नहीं है अंडमान निकोबार की? हालचू, शोम्पेन, रेंगमा, ओंचे, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है, बाकी यहीं की है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला ही भैया जो है मेघालय नहीं बल्कि किसमें, सिक्किम में अवस्थित है। बाकी जेलेपला सिक्किम में और मुलिंगला उत्तराखंड में। नेक्स्ट, कौन से चंबल नदी पर स्थित है? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। तो यहाँ पे जो है तीनों के तीनों आपके कहाँ पर, यहाँ पर चंबल नदी पर है। गांधी सागर, गांधी, राणा और क्या कहते हैं, जवाहर सागर, ये तीनों जो है यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, क्रोमियम और निकेल दोनों प्रयोग किए जाते हैं धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट, संस्थान और अवस्थिति बताना है कि कूट मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाएगा, ये हैदराबाद में, 1 हैदराबाद में। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये पाया जाएगा जयपुर में, 2 हो गया। ठीक है, फिर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मैसूर में, और शस्य वानिकी झांसी में। तो जहाँ पर क्या है, 2 1 4 3 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अब ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ये अपना देख लीजिएगा, अब इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका दिमाग उसमें कितने टाइम में कितना कवर करेगा ये तो वही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागर, जैसे प्रशांत महासागर है, वहीं द्वीप यहाँ पे जैसे बड़ा महासागर बताया ना, तो और द्वीप में अगर देखें तो कौन सा द्वीप जो है
द्वीप से संबंधित है तो ग्रीनलैंड, ठीक है, सॉरी ग्रीनलैंड। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने लायक। उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा एक जो है वो न्यूनतम है? तो कौन सा न्यूनतम है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर या महाराजगंज? अगर 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, और अधिकतम देखें तो अधिकतम जो है वो गाजियाबाद है, गाजियाबाद, जहाँ की जनसंख्या 22.3% है, ठीक है, गाजियाबाद की। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? तो इसके लिए तो भैया सबका वो पता होना चाहिए ईयर। जैसे यहाँ पे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात की जा रही है, आईएफसीआई की बात की जा रही है, तो 1948 में हुआ था। वहीं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें तो 1955 में हुआ था। वहीं नाबार्ड की बात करें, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की, तो ये 1982 में हुआ था। वहीं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की बात करें तो 1964 में हुआ था, 1964 में। तो सबसे बाद में किसका हुआ? ग्रामीण विकास। तो ऐसे रट लीजिए, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है 1948 में, और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की बात करें 1955 में, नाबार्ड 1982 में, और आईडीबीआई जो है 1964 में। एगमार्क किसके लिए है? एगमार्क जो है, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसका है? भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है, और ये ध्यान रखना है कि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जारी करता है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग, दयालबाग कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है। सभी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी, तो दोनों यहाँ पे सही है। चलिए ये मिलाना है। पार्वती, सॉरी ये क्या करना? पटना एटा, ठीक है, रानीपुर बांदा, चंद्रप्रभा चंदौली, पार्वती अर्गा गोंडा। तो ए का 4, पार्वती अर्गा गोंडा यानी बी का 3, रानीपुर का ए यानी डी का 1, यही है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में है? नरौरा किस में है? बुलंदशहर में स्थापित है, ठीक है, यहाँ पर ये बुलंदशहर में स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमी कथन कारण है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, कारण इससे आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों व्याख्या कर रहे हैं कि जब मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है कि किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना, किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना, यानी व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने पर यह उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु क्या है? विख्यात है। तो कौन सा है? वो है आपका महोबा, ठीक है। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए ये फेमस है। और वहीं बात करें श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती जो है, जो तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ उनसे संबंधित है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो वो है करंट का क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन को स्किप कर देना है क्योंकि जनवरी का क्वेश्चन है, मतलब सॉरी 2023 का क्वेश्चन है, तो इससे तो हमें डिस्कस नहीं करना। देख लेते हैं आगे कौन सा है। अब शायद आगे सारे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन हैं लगभग।
चलिए, तो आज बस यहीं तक के लिए रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम इसका जो दूसरी सीरीज़ इसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।